गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर डायनामिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यदि कोई कण किसी केंद्रीय कक्ष में एक ऐसे केंद्रीय बल के अधीन गतिमान हो जो केंद्रीय बल धुरी से घन के व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो, तो केंद्रीय कक्ष की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या दे रखा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो P मीन्स P इज इक्वल टू क्या हो गया, μ/r³, म्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और 1/r को अपने u लिख सकते हैं, तो ये बन गया P इज इक्वल टू μu³। तो इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगी, d2u विद रिस्पेक्ट टू d(θ2) प्लस u इज इक्वल टू p/h²u²। तो P का मान μu³ आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास आ गया d2u विद रिस्पेक्ट टू d(θ2) प्लस u इज इक्वल टू μ/h²(u). तो यहाँ से आप लिख सकते हैं d2u विद रिस्पेक्ट टू d(θ2) इज इक्वल टू μ/h² -1 × u। अब म्यू क्या है, कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। तो अपने तीन केसेस लेते हैं। इफ μ/h² इज इक्वल टू 1, अगर μ/h² इज इक्वल टू 1 हो जाए तो d2u विद रिस्पेक्ट टू d(θ2) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, तो 0। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो du/dθ इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा से इंटीग्रेट कीजिए तो u इज इक्वल टू c1θ प्लस c2, सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन। दूसरा केस बन सकता है कि इफ μ/h² इज ग्रेटर देन 1, तो μ/h² -1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेट दैट वैल्यू इज इक्वल टू n²। तो हमारी जो समीकरण थी वो क्या रहेगी, d2u विद रिस्पेक्ट टू d(θ2) इज इक्वल टू n²u। तो यहाँ से अगर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें तो वो क्या बनेगी, d² - n² इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos हाइपरबोलिक n θ प्लस b साइन हाइपरबोलिक n θ, या a e⁻⁴ n θ प्लस b e⁻⁻ n θ, उसे हाइपरबोलिक फंक्शंस में कन्वर्ट करें तो u इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक n θ प्लस b साइन हाइपरबोलिक n θ, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास 0 होगा। और तीसरा केस, अगर μ/h² जो कि कांस्टेंट है, अगर इसका मान 1 से छोटा है तो μ/h² -1 विल बी लेस देन 0। लेस देन 0 है तो अपने इसको μ/h² -1 इज इक्वल टू, मैंने एज्यूम किया -m², क्योंकि m² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो -m² क्या हो गया, नेगेटिव। तो उस केस में फिर से वापस जो इक्वेशन थी फर्स्ट उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो d2u विद रिस्पेक्ट टू d(θ2) प्लस m²u इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, d² प्लस m² इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस m आयोटा। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा e cos n θ प्लस f sin n θ, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, तो u इज इक्वल टू e cos n θ प्लस f sin n θ। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं कि इन ए सेंट्रल ऑर्बिट, एक केंद्रीय कक्ष में बल μu³ इंटू 3 + 2a²u² है, यानी कि बल की वैल्यू P के मान दे रखा है। यदि a दूरी से कण को, यानी कि जब r इज इक्वल टू a है, a दूरी से कण को ध्रुवांतर रेखा से tan 1 1/2, यानी कि जब r इज इक्वल टू a है, t इज इक्वल टू 0 पर फाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, tan 1 1/2, कोण बनाते हुए √5 μ/a² वेग से फेंका जाता है। आपको क्या दे रखा है, एक तो P का मान दे रखा है, दूसरा t इज इक्वल टू 0 प्रारंभ में,
आर इज इक्वल टू क्या है, ए है, और फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 है, और वी का मान √5 म्यू अपॉन ए स्क्वायर है। तो वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कण के पथ के समीकरण आर इज इक्वल टू ए टेन थीटा है। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने P का मान P इज इक्वल टू म्यू यू क्यूब इंटू 3 + 2a स्क्वायर यू स्क्वायर, इनिशियल कंडीशन R इज इक्वल टू यू ए, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, V इज इक्वल टू √5 म्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू d(θ2 + u इज इक्वल टू p अपॉन h स्क्वायर यू स्क्वायर। p का मान सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास इक्वेशन आ गई डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू d(θ2 + u इज इक्वल टू म्यू अपॉन h स्क्वायर इंटू 3u + 2a स्क्वायर यू क्यूब। अब जब भी ये क्वेश्चन इस तरह का आता है तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 2du/dθ एंड देन इंटीग्रेटिंग। तो वो करेंगे तो आपके पास बनेगा लेफ्ट हैंड साइड 2du/dθ इंटू d2u विद रिस्पेक्ट टू d(θ2 का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये बन जाएगा du/dθ का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन h स्क्वायर कॉमन, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वो कैंसिल हो गया 3u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर u4 आपके पास, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 2 = 4 और u 4/4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। लेकिन आप जानते हैं जब मैंने लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट की थी तो du/dθ का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, v स्क्वायर h स्क्वायर, या v इज इक्वल टू h/p कैलकुलेट किया था तो ये du/dθ का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 1/p स्क्वायर होता है और 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। इनिशियल कंडीशन क्या है, v इज इक्वल टू √5 म्यू अपॉन ए स्क्वायर, r इज इक्वल टू a तो u इज इक्वल टू 1/a। एक चीज़ और दे रखी है आपको, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, तो परपेंडिकुलर 1 बेस 2 तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया √5, तो साइन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5। और अपने ये जानते हैं P अपॉन R इज इक्वल टू साइन फाई होता है तो P इज इक्वल टू R साइन फाई, यानी कि A इंटू साइन फाई का मान 1/√5। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो इनिशियल कंडीशंस है फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 का मीन्स आपने कैलकुलेट किया P इज इक्वल टू A अपॉन √5। तो मैंने वैल्यूज़ को रखा, राइट हैंड साइड में रख रहा हूँ तो a प्लस म्यू अपॉन h स्क्वायर 3u स्क्वायर, u का मान क्या है 1/a तो 3/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड v स्क्वायर बाई h स्क्वायर, v स्क्वायर बाई h स्क्वायर किसकी इक्वल है 1/p स्क्वायर के, और p का मान है आपके पास a/√5 तो 1/p क्या हो गया √5/a। तो यहाँ से आपके पास आ गया 5 म्यू अपॉन a स्क्वायर इंटू 1/h स्क्वायर इज इक्वल टू 5/a स्क्वायर, तो म्यू इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये हर बार आएगा, अगर आपके पास ऐसा है तो अपने म्यू का मान कैलकुलेट क्या करेंगे। अब फिर से a प्लस 4/a स्क्वायर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है किसकी, म्यू की, तो वहाँ से जब हम, या आप फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो v का मान आपको पता है, h का मान पता है, और राइट हैंड साइड में u इज इक्वल टू 1/a रखेंगे तो वहाँ से a का मान आ रहा है कैपिटल A का 1/a स्क्वायर। तो जब कैपिटल A का मान आ गया इसे वापस समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो du/dθ का स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू म्यू अपॉन h स्क्वायर इंटू 3u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर u4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, तो इसमें आप म्यू का मान जो आपने कैलकुलेट किया था h स्क्वायर वो सब्स्टिट्यूट कीजिए और कैपिटल A का मान सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास इक्वेशन बनती है du/dθ का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर u4। यहाँ से du/dθ का वर्ग एक साइड में रखा, बाकी सारी शिफ्ट इक्वेशंस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो du/dθ इज इक्वल टू क्या आ गया 1/a स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन a
वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो आपके पास आ गया डी थीटा इज इक्वल टू a/1 प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी यू। अब इंटीग्रेट कर दिया तो dx/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स ax। तो ये बना आपके पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स au प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 एज्यूम कर लें तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स au, या u का मान कितना है 1/r, तो a/r इज इक्वल टू tan थीटा और r इज इक्वल टू a cot थीटा, अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आपने 0 एज्यूम किया था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पॉजिटिव साइन लिया था, आपके पास है du/d का वर्ग, तो du/d इज इक्वल टू, अगर मैं नेगेटिव साइन यूज़ करूँ -1 प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन ए, फिर से इंटीग्रेट करूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए यू प्लस सी। इफ सी इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि शुरू में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो ए यू इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा, और आर इज इक्वल टू ए tan थीटा। तो इस प्रकार से अगर कोई कण किसी केंद्रीय कक्ष में गतिमान है तो उसके पथ की समीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट था कि du/d का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एनी टर्म्स कंटेनिंग u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो du/d का वर्ग प्लस यू स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू v स्क्वायर बाई h स्क्वायर विच इज आल्सो इक्वल टू 1/p स्क्वायर। तो अपने फर्स्ट और थर्ड को कैलकुलेट करते हुए एक कांस्टेंट का मान आएगा, एक सेकंड और थर्ड को कैलकुलेट करते हुए दूसरे कांस्टेंट म्यू का मान आएगा। आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और म्यू दोनों का मान ज्ञात करके उसके बाद वापस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास केंद्रीय कक्ष की समीकरण आएगी। थैंक यू वेरी मच।